नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। पिछले दिनों हमने आपको अपने खास शो अनिल सिंघवी के फेवरेट फंड्स में इक्विटी और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी की कुछ बेस्ट स्कीम्स बताई थी। इस शो के बाद आप में से कई लोगों ने हमसे पूछा कि भाई इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स के बारे में भी बताया जाए, उसमें अच्छे फंड्स कौन हैं, उसके बारे में आप जानकारी चाहते थे। तो अभी टैक्स सीज़न भी है और इस सीज़न में हम आपके लिए आज लेकर आए हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम फंड की टॉप रिकमेंडेशंस। तो आज की इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे टॉप 4 इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स फंड जो ना सिर्फ आपका टैक्स बचाएगा बल्कि आपको अच्छा रिटर्न भी देंगे। और इस रिकमेंडेशन के साथ ही आज हम फंडनामा में अपने मेहमान से पूछेंगे कि बजट में निवेश के लिहाज से वो कौन सी घोषणाएं होनी चाहिए जो आम निवेशकों के लिए बेहतर साबित होगी। शुरू करते हैं शो और स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान का। हमारे साथ आज अभी जुड़ गए हैं मॉर्निंग स्टार के फंड रिसर्च के डायरेक्टर कौस्तुभ बेलापुरकर। कौस्तुभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं? बहुत बढ़िया स्वाति जी, आपको भी नमस्कार। धन्यवाद हमें शो पर बुलाने के लिए। जी, तो कौस्तुभ, अभी ये जो 3 महीना होता है दिसंबर से लेकिन इनफैक्ट शुरुआत होती है और सभी लोग टैक्स सेविंग के लिए निवेश करने की सोचना शुरू कर देते हैं और ये लास्ट मोमेंट में भाग दौड़ कहाँ करना है, क्या करना है, कुल मिला के करीब 38 इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स बाजार में मौजूद है। किसमें निवेश करें, क्या करें, इसको लेकर हमेशा उलझन रहती है। तो पहले तो ये बताएं कि ये लास्ट मोमेंट की भागा दौड़ी क्या सही अप्रोच है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में निवेश करने का? स्वाति जी, आपने बहुत ही सही सवाल पूछा है कि ये जो लास्ट मिनट इन्वेस्टिंग होता है वो ह्यूमन नेचर जो बोलते हैं कि जब तक हमारे सर पे आके नहीं बैठता है हम वो डिसीजन नहीं लेते हैं। तो मैं निवेशकों को यही बोलूंगा कि जब अप्रैल से अपना चालू होता है फाइनेंशियल ईयर, आप तभी से प्लानिंग चालू कर दीजिएगा। लास्ट 3 महीने के लिए मत रुकिएगा, क्योंकि जैसे अभी मार्केट आपने देखा कितना दौड़ गया है ऊपर और आप अभी सोच रहे होंगे कि अभी ये इक्विटी में डालूं तो मार्केट ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो इसलिए हम निवेशकों को यही बोलते हैं कि आप प्लान करके आप SIP कर सकते हैं या पहले ही स्टैगर करके थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं 2-3 टाइम्स में साल के दौरान। तो लास्ट 3 महीने में वेट करने की जरूरत कोई नहीं है। आप प्लीज जल्दी चालू कीजिए, तो फिर ये टेंशन आपके सर पे नहीं रहेगा। तो लास्ट 3 महीने में भाग दौड़ ना करें, साल की शुरुआत मतलब फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से ही पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा बनाकर चलेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। साथ ही कौस्तुभ, ये भी एक उलझन होती है लोगों के सामने, क्योंकि टैक्स सेविंग के जो विकल्प हैं, ऑप्शंस हैं बाजार में, उसमें आप PPF भी आ जाता है, EPF भी आ जाता है, NPS भी आ जाता है। तो लोग थोड़े कंफ्यूज ये भी हो जाते हैं सोच के कि कौन सा ऑप्शन चुना जाए, किस ऑप्शन में बेहतर होगा निवेश करना। किस तरह का निवेशक क्या ऑप्शन चुने टैक्स सेविंग के लिहाज से? और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो आपने पूछा स्वाति जी की। जब निवेशक सोचे कि हमें ELSS लेना चाहिए या PPF या जो भी बाकी के जो ऑप्शंस हैं, तो आपको ये सोचने की बहुत जो जरूरत है कि जो ELSS होता है वो इक्विटी में निवेश करता है। और अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन है, अगर आपका जो समय है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं 5 साल से कम हो, तो आप बिल्कुल ELSS मत लीजिएगा। जो बाकी के जो ऑप्शंस हैं आप उनमें डाल सकते हैं, उनका भी लॉक इन होता है। पर क्योंकि ये ELSS 3 साल के लॉक इन के साथ आते हैं, तो निवेशक सोचते हैं ठीक है 3 साल के बाद हम पैसा निकाल सकते हैं। पर हम सबको पता है मार्केट का उतार चढ़ाव काफी हो सकता है। मार्च के महीने में हमने देखा कैसा मार्केट गिरा काफी जोरों से, तो वो हो सकता है काफी टाइम। इसलिए हम निवेशकों को ये बोलते हैं कि आप अगर ये फंड्स में इन्वेस्ट करें तो एटलीस्ट 5 साल का सोच के आए। 7 से 10 साल हो सके तो ज्यादा अच्छा है, पर 5 साल मिनिमम आप सोच के आए कि हम ये पैसे को हाथ नहीं लगाएं। तो जो निवेशक ये सोचते हैं कि 3 साल का लॉक इन है तो उसके बाद पैसे निकाल देना चाहिए या फिर निकालने की छूट आपको ज़रूर मिल जाती है, लेकिन आपको वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत ही छोटा वक्त है इक्विटी के लिहाज से। क्विकली हमारे दर्शक इस बात को लेकर ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कौस्तुभ
कि हम आज कौन से फंड्स उनको बताने वाले हैं, रेकमेंड करने वाले हैं। तो वक्त अब हम सीधे ज़ाया नहीं करते हैं और चलते हैं उस लिस्ट के ऊपर। 4 फंड्स की बात आप करने वाले हैं, तो आप उसे रेट करेंगे नंबर 1 2 3 4, या फिर आप रैंडमली पिक करेंगे कौन सा पहला फंड कौन सा होगा? नहीं, ये बिल्कुल रैंडमली है, क्योंकि और मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे अभी क्रिकेट के काफी फैंस हैं हमारे लिसनर इंडिया में, तो जैसे हमारी इंडियन क्रिकेट टीम जो इतनी अच्छा करके आई है ऑस्ट्रेलिया में, जैसे पुजारा ने परफॉर्म किया वैसे ही गिल ने परफॉर्म किया। दोनों का स्टाइल बहुत डिफरेंट है और दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण बारियां खेली है हमारी टीम के लिए। जैसे ऋषभ पंत हो गए, इनके सबके स्टाइल बहुत डिफरेंट है, पर उन्होंने एकजुट एक जो खेला है वही टीम के लिए सबसे अच्छा रहा है। तो उसी एग्जाम्पल से हमने क्या चूज किया है कि जैसे फंड्स हमने चूज किए हैं थोड़े डिफरेंट के हैं उनके फंड्स के, और वो हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। जैसे हम फंड्स की बात करते हैं, कोई स्पेसिफिक प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं है, पर हम निवेशक को ये बोलेंगे कि आप अपना पोर्टफोलियो देखिए। और आपका जो पहला वाला सवाल था कि हम इक्विटी ईएलएसएस लें या पीपीएफ लें, तो हम एसेट एलोकेशन की जो बात करते हैं कि अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत इक्विटी है तो शायद आपको टैक्स सेविंग कोई डेट इंस्ट्रूमेंट में करना चाहिए। वैसे ही आपको फंड का चॉइस हो, आप देखिए कि आपके दूसरे जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हुए हैं वो किस टाइप के फंड में हुए हैं। और हम जब टाइप की बात करते हैं, जैसे होती हैं ग्रोथ कंपनियां जो काफी प्रॉफिट, उनका रेवेन्यू जो होता है काफी अच्छे से बढ़ रहा है, पर वो क्या होता है, उनका जो शेयर का दाम होता है बहुत महंगा होता है। दूसरे साइड पे होती हैं जो वैल्यू कंपनियां होती हैं जो काफी सस्ती मिलती हैं, पर वो कुछ प्रॉब्लम से जूझ रही होती हैं, इसलिए उनका शेयर का प्राइस नीचे है और ज्यादा लोग वहां निवेश नहीं कर रहे हैं। तो वो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से लोग समझते हैं। अभी मैं पहले जो फंड की बात करूंगा वो है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ओके। फंड ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है काफी सालों से, और उनका जो हमने बोला, जो जिनेश गोपानी जी हैं जो इनके फंड मैनेजर हैं, वो ग्रोथ स्टाइल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो उसका मतलब जो वो कंपनियों में निवेश करते हैं जिनको प्रॉफिट अच्छे से बढ़ रहा है, उनका रेवेन्यू अच्छे से बढ़ रहा है, पर क्योंकि ये इतनी क्वालिटी कंपनीज हैं, ग्रोथ कंपनीज हैं, इनका जो भाव है, जो पी रेशियो बोलते हैं, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, काफी ज्यादा हो जाता है। पर इनका जो मानना है कि जब तक ग्रोथ है, अच्छी ग्रोथ है, मेरे को उनको वैल्यूएशन से इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो बढ़ते रहेंगे, उनका रेवेन्यू बढ़ता रहेगा और वो स्टॉक प्राइस जो पे करें वो ठीक है उनके लिए। तो उनका स्टाइल है इन्वेस्टिंग का, और ये भी समझने की जरूरत है, अभी ये फंड लास्ट 2-3 साल से बहुत ही अच्छा कर रहा है। बट 4-5 साल पहले जाए, 2016 15-16 में जाए, तो ये फंड ज्यादा अच्छा नहीं कर रहा था। और उसका भी रीजन वही है कि उस मार्केट साइकिल में ग्रोथ कंपनियां के भाव ज्यादा नहीं बढ़ रहे थे। तभी जो वो ज्यादा वैल्यू कंपनीज हैं, जैसे मेटल के स्टॉक्स हुए हैं या सिक्लिकल स्टॉक्स हुए हैं, वो ज्यादा बढ़ रहे थे। और ये फंड मैनेजर ने उनका जो स्टाइल था, वो डटे रहे कि नहीं, मेरे को ग्रोथ वाली कंपनियां ज्यादा, मेरे प्रोसेस से ग्रोथ वाली कंपनी अच्छे लगती हैं और मैं उन कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा। और जैसे वो मार्केट का साइकिल चेंज हुआ, उनका फंड का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा। तो ये जो हम इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की बात करते हैं वो बहुत ही बढ़िया है इस फंड और फंड मैनेजर का, और मार्केट साइकिल पे ये बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स देगा। तो ये एक फंड है जो हमें बहुत अच्छा लगता है। कौस्तुभ, यहाँ पर आपने कहा बीच में एक वक्त आया था कुछ समय जब इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं दिखी जितनी अमूमन दिख रही थी पिछले, उसके पहले और अभी के कुछ हाल फिलहाल के सालों में। अब वो जब वो 2-3 साल का वक्त आता है किसी भी फंड में, जब आपको परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दिखती है, तो हम आपने और मैंने कई दफ़ा बात भी की है कि भाई निवेशक को लगता है कि 2 या 3 साल इंतज़ार करना उसके लिए बड़ा मुश्किल काम होता है कि निकल जाए या बने रहे। वैसे में कैसे कोई कॉल लेगा, चाहे वो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम हो, चाहे कोई और भी इक्विटी फंड, जहां 2 या 3 साल लगातार बाकी पीयर ग्रुप से अगर कंपैरिजन करे और परफॉर्मेंस ख़राब दिखे, तो क्या देखकर निवेशक बना रहे उस फंड में? बिल्कुल, और ये बहुत ही अहम सवाल जो आपने पूछा है कि क्योंकि ये हर फंड के साथ होगा ही होगा। ये जो हम मार्केट साइकिल की बात करते हैं, कभी ग्रोथ चला,
कभी कोई सिक्लिकल साइकिल चला, तो ये दूसरी दूसरी मार्केट साइकिल बदलते रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप फंड मैनेजर का जो स्टाइल है वो देखिए, जो कंपनियां उन्होंने खरीदी हैं उनके फंड में, वो वैसे ही टाइप की हैं कि उन्होंने अदला बदली की है कि अभी चलिए अब ये नहीं चल रहा है तो और कुछ ले लेते हैं, तो वो ज्यादा हानिकारक हो सकता है। क्योंकि जैसे हमने बोला, अगर 2016 में गोपानी जी ने बोला था ठीक है अभी ये हमारे मार्केट हमारे खिलाफ है, हम अपना स्टाइल बदल देते हैं, तो क्या होता है वो दूसरे साइड पे चले जाते हैं, और ये जो अभी 18, 19, 20 का जो उनका रिटर्न आया है वो नहीं आता, क्योंकि उन्होंने अपना स्टाइल बदल दिया होता अगर वो मार्केट के पीछे भाग रहे हो। ओके। तो ये महत्वपूर्ण चीज है कि इन्वेस्टर देखिए कि फंड मैनेजर अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस और स्टाइल से डटे रहे हैं कि नहीं। अगर वो डटे रहे तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मार्केट साइकिल तो आता जाता रहेगा, पर जैसे हमने बोला निवेशक 5 साल 10 साल तक हैं, तो आप बस इन्वेस्ट करते जाइए और पेशेंस रखिए। ओके, ऑलराइट। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम जो बाकी 3 और फंड्स है उसके नाम जानेंगे कौस्तुभ से, और उनको चुनने के पीछे कौस्तुभ की वजह क्या है ये भी जानेंगे। आप सभी बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं टॉप 4 ELSS फंड के बारे में, और अपनी पसंद बता रहे हैं कौस्तुभ बेलापुरकर। कौस्तुभ, हमने पहला जो आपने रिकमेंडेशन दी है वो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी की, दूसरी आपकी फेवरेट है मिरर टैक्स सेवर फंड। कैसे अलग है ये एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी से? जी, तो ये जो नीलेश सुराना जी ये जो मैनेज करते हैं उनका जो स्टाइल है, जैसे हमने जिनेश जी के बारे में बताया कि उनको ग्रोथ कंपनी चाहिए, पर वो भाव के बारे में ज्यादा वरी नहीं करते हैं। नीलेश का थोड़ा ट्रैक डिफरेंट है, उनको ग्रोथ कंपनी चाहिए जरूर, पर वो भाव जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, जैसे अगर उनका सोचो कि अगर 100 रुपए का वो अगर उनको 80 रुपए में मिलता है, तो वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो बिल्ड करना चाहते हैं वो थोड़ा वैल्यूएशन पे ज्यादा एम्फसाइज करते हैं एज कंपेयर टू एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी। तो ये एक प्राइमरी डिफरेंस है। और दूसरा उनका थोड़ा वैल्यू बेंड भी जो होता है, जैसे कोई सेक्टर हो या स्टॉक हो जो अभी कोई प्रॉब्लम से जा रही है पर फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, जैसे नीलेश जी ने हेल्थ केयर स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स लिए 2018-19 में, जब ज्यादा लोग नहीं देख रहे थे, और हमको पता है 2020 में कैसे वो ऊपर गए, तो उनका वैसे वो आइडेंटिफाई भी थोड़ा पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो में वो ऐसे स्टॉक्स भी पिक करते हैं। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, बहुत वेल मैनेज्ड है, और रिटर्न्स भी काफी अच्छे दिए हुए हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। और जब बहुत एक लंबे वक्त तक अच्छा रिटर्न मिल जाता है एक फंड से, तो निवेशक के मन में एक थोड़ी सी चिंता या डर कि ये कंसिस्टेंट रहेगा, या फिर ऐसा ना हो कि अब ये अपना पीक देख चुका है और यहाँ से अब नीचे, जैसे बाजार के लिए लोग सोचते हैं यहाँ से ये नीचे जाना शुरू हो जाए। ये डर कितना वाजिब होता है या कितना सही होता है निवेशक का? तो ये डर आपको आपके इसके बारे में सोचना जरूर चाहिए, पर चिंता ज्यादा नहीं करनी चाहिए। जैसे हमने बोला कि अगर आपने अच्छा फंड और अच्छा मैनेजर चूज किया है, उन्होंने कुछ अदला बदली नहीं की है उनके स्टाइल में, तो अगर मार्केट उनके खिलाफ गया 1-2 साल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डटे रहिएगा। जैसे मार्केट उनके हिसाब में आ गया तो फिर वो फंड अच्छा परफॉर्म करना चालू हो जाएगा। तो अगर आपने फंड लिया है, आप पेशेंस रखिएगा, क्योंकि आपने काम करके वो पूरा आइडेंटिफाई किया है कौन सा अच्छा फंड है, कौन सा मैनेजर है, तो आप पेशेंस रखिएगा और रिवॉर्ड मिल जाएगा। ओके। तीसरा इस पूरी लिस्ट में तीसरा नाम है DSP टैक्स सेवर फंड का। यहाँ पे पिछले बीते कुछ सालों में अच्छे खासे बदलाव हुए हैं, लेकिन उस बदलाव के बावजूद कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस में वो दिखी है। उसकी वजह क्या लगती है आपको कौस्तुभ? जी, तो ये रोहित सिंघानिया जो ये मैनेज करते हैं ये फंड, ये DSP में काफी टाइम से है। वो पहले इक्विटी एनालिस्ट थे और अभी फंड काफी टाइम से फंड मैनेज कर रहे हैं। ऑब्वियसली जैसे बदलाव की बात की, अनूप महेश्वरी जी जो थे उनके वो फंड हाउस छोड़ के और कहीं चले गए, तो कुछ चेंजेस हुए इनकी टीम में। बट जो उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस, इन्वेस्टमेंट प्रोसेसेस काफी सालों से उन्होंने बिल्ड किए हैं, वो कहीं नहीं गए हैं। क्योंकि वो और जैसे रोहित सिंघानिया और विनीत सामरे जो हैं,
दोनों काफी टाइम से हैं और काफी उनके जो एनालिस्ट हैं पूरा टीम साथ में काम कर रहा है और काफी उन्होंने अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस बिल्ड किया हुआ है। और जो फंड के बारे में बात करें तो ये पहले दो फंड से काफी डिफरेंट है, क्योंकि रोहित सिंघानिया क्या करते हैं इस फंड में कि वो काफी फोकस करेंगे वैल्यूएशंस पे, देखेंगे कोई कौन से सेगमेंट अभी नहीं चल रहा है पर फंडामेंटली स्ट्रांग है तो हम वहां पे ज्यादा जाके इन्वेस्ट करेंगे, जो काउंटर सिक्लिकल इन्वेस्टिंग बोलते हैं। तो ये थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है, पर जैसे हमने बोला कि अगर आपके टीम में पुजारा है तो आपको पंत या गिल भी लेना है, वैसे ही ये काफी अच्छे कॉम्प्लीमेंटिंग ये मिल जाता है। और ये बहुत ही ओवर पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही अच्छा मैनेज किया है रोहित सिंघानिया ने। वो ये भी करते हैं जो उनका जो लार्ज कैप जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे वैल्यूएशन बढ़ जाता है तो वो थोड़ा बेच के कम कर देते हैं और अगर वापस भाग तो वो वापस थोड़ा और खरीद लेते हैं, तो वो थोड़ा ये भी आ जाता है वो ट्रेडिंग इन द पोर्टफोलियो, बट लार्जली बाय एंड होल्ड है। जैसे जो स्मॉल कंपनियां नहीं है तो काफी वेल मैनेज पोर्टफोलियो है रोहित सिंघानिया का डीएसपी टैक्स से। जी, वक्त हमारे पास बहुत कम है। चौथा जो नाम आपने रेकमेंड किया है उस नाम से आजकल निवेशक थोड़ा डरता है। फ्रैंकलिन नाम से आजकल निवेशक डरता है, उसका टैक्स शील्ड फंड। इसको चुनने के पीछे वजह और इसमें निवेश करने के पीछे अगर कोई निवेशक करना चाहे तो उसे काफ़ी हिम्मत जुटानी पड़ेगी आज के टाइम में। जी स्वाति जी, तो पहले तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि उनका जो ये इक्विटी सेटअप पूरी सेपरेट टीम है। तो ये पूरी चेन्नई में बैठती है आनंद राधाकृष्णन जो उनके सीईओ इक्विटीज हैं, और उनका प्रोसेस कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। तो मैं समझ सकता हूँ आप क्या बोल रहे हैं, पर उनके जो इक्विटी फंड्स हैं काफी टाइम से मैनेज किए जा रहे हैं, मोर देन 20 years ऑफ द फंड्स, और काफी वेल मैनेज फंड्स हैं। तो ये वाला जो फंड है वैसे ही हमने बोला थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम द फर्स्ट टू। ये और ज्यादा जैसे जो हम बेंचमार्क बोलते हैं, जो सेंसेक्स पकड़ लो या निफ्टी पकड़ लो या कोई भी बेंचमार्क पकड़ लो, ये उस बेंचमार्क से काफी डिफरेंट स्टॉक्स डिफरेंट वेटेजेस में पिक करते हैं लक्ष्मीकांत रेड्डी जी। तो उन्होंने काफी रिसर्च करके बॉटम अप स्टॉक पिकिंग का ये स्किल डेवलप किया हुआ है उनकी टीम ने और लक्ष्मीकांत रेड्डी जी ने। तो ये काफी डिफरेंट पोर्टफोलियो है, पर जो डिवर्सिफिकेशन के हिसाब से आप अगर देखेंगे, क्योंकि अगर आप दो फंड चुने और उन फंड्स के 70-80% अगर स्टॉक्स वही हो तो आपको डिवर्सिफिकेशन एक्चुअली नहीं मिल रहा है वो दो फंड्स लेके। पर ये एक फंड है जिसका काफी डिफरेंशिएशन आता है बाकी के फंड से, जैसे उन्होंने पिक किया है। ये फंड भी थोड़ा जूझ रहा था परफॉर्मेंस के, क्योंकि मार्केट साइकिल उनके खिलाफ चल रहा था काफी टाइम से, क्योंकि वो ग्रोथ कंपनियों में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ज्यादा वैल्यूएशन बायस्ड है। पर अभी अगर आप देखेंगे धीरे धीरे अभी उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि मार्केट साइकिल उस तरफ जी थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। ओके। ऑल राइट, तो ये 4 फंड्स के नाम, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स के नाम आपके लिए नोट कर लीजिए। सब आपकी स्क्रीन पर हमने हालांकि दे दिया है नाम। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, डीएसपी टैक्स सेवर, मिरर एसेट टैक्स सेवर और फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड फंड। अगर अभी तक आपने निवेश नहीं किया है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में और टैक्स सेविंग पर्पस के लिए, तो ये नाम आपके शायद काम आएगी। और फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया कौस्तुभ, आज सिर्फ रिटर्न के लिहाज से नहीं बल्कि फ़ंड की मैनेजमेंट स्टाइल, इन्वेस्टमेंट स्टाइल के ऊपर बात करके समझाने के लिए क्यों ये फ़ंड अच्छे हैं और क्यों इसमें किसी निवेशक को निवेश करना चाहिए अगर निवेश करना है तो। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही फिलहाल शो में इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।